Hello everyone, welcome to Panesia Tutors and today we are going to cover first week current affair of January 2026। तो जब ये नया साल आने वाला था तभी हम देखते हैं कि न्यूज़ में हमें बार बार ये देखने को मिल रहा था कि जो स्विगी जोमेटो है वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं और ईयर एंड में हमें ये सर्विसेज नहीं मिलेंगी। तो ऐसा क्यों था, स्ट्राइक पे क्यों जा रहे थे? क्योंकि उनकी डिमांड थी कि जो 10 मिनट डिलीवरी है उस पर बैन लगाना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं कि ये बैन क्यों लगाया जाना था। पहले तो हम कुछ टर्म्स देखते हैं। पहली टर्म है गिग वर्कर्स। ना यहाँ से हम इस टर्म का मतलब याद रखेंगे क्योंकि हमारी इकोनॉमी के लिए हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर का परचेजिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, जहाँ कहीं ना कहीं ये गिग इकोनॉमी का इम्पैक्ट है। गिग इकोनॉमी का मतलब है वो सर्विसेज या वो इकोनॉमी जो हमें बहुत ही रैपिडली सर्विसेज डिलीवर कर देती हैं, बी इट सर्विसेज या गुड। तो ये सारा कुछ गिग इकोनॉमी में कवर होता है। अगर आपको सिंपली बताऊं तो गिग इकोनॉमी में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, स्विगी, जोमेटो, ऊबर, रैपिडो। तो अब यहाँ पे न्यूज़ है कि गिग वर्कर्स फ्रॉम स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो स्टेज नेशन वाइड स्ट्राइक ऑन क्रिसमस एंड न्यू ईयर। तो ये दिन क्यों चुना जाता है? ताकि लोग ज़्यादा इम्पेक्टेड रहें और लोगों का ध्यान उनके प्रॉब्लम्स की तरफ जाए कि क्यों गिग वर्कर्स यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इनकी मेन डिमांड क्या रही। इनकी मेन डिमांड रही बैन 10 मिनट डिलीवरी ड्यू टू सेफ्टी, डिग्निटी एंड लाइवलीहुड कंसर्न्स। अब जब हम 10 मिनट डिलीवरी का नाम सुनते हैं ना तो हमें ये बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है, प्लस बहुत ही कन्वीनियंट लगता है। तो अब ये हमारे लिए कन्वीनियंट है क्योंकि हम तक प्रोडक्ट पहुंच रहा है और ये दूसरों के लिए भी कन्वीनियंट है, प्रोड्यूसर्स के लिए। अब देखिए, प्रोड्यूसर्स के लिए ये चीज़ कन्वीनियंट है, कंज्यूमर के लिए भी कन्वीनियंट है कि हमें 10 मिनट में सामान सारा पहुंच रहा है। लेकिन ये किसके लिए कन्वीनियंट नहीं है? गिग वर्कर्स के लिए जो ये सामान पहुंचा रहे हैं, बिकॉज सबसे ज़्यादा 10 मिनट डिलीवरी के कारण वही इम्पेक्टेड रहते हैं। क्यों, ये हम आगे देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि ये 10 मिनट डिलीवरी मॉडल आखिर है क्या। तो इस 10 मिनट डिलीवरी मॉडल के अंदर हमें मिलती है अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी यूजिंग एल्गोरिदम टास्क एलोकेशन। जैसे आप यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर रहे हो अपनी ऐप से, तो आपने ऑर्डर प्लेस किया। अब ये जो एल्गोरिदम होगी, जो ऐप होगी, अपने आप आपका ऑर्डर किसी पर्सन तक पहुँचाएगी, किसी डिलीवरी पर्सन तक पहुँचाएगी। प्लस स्टोर वालों को भी मैसेज चला जाएगा कि आपको ऑर्डर पैक करना है और आपने क्या क्या आइटम्स वहाँ पे ऑर्डर की हैं। एक चीज़ हम और देखते हैं, जिन स्टोर्स की हम बात करते हैं जहाँ पे ये सारा सामान रखा जाता है, जहाँ से ब्लिंकिट का सामान हमें आता है, उन्हें डार्क स्टोर्स बोलते हैं। तो जब आप ऑर्डर करते हो, पहले आपका मैसेज डिलीवरी पर्सन के पास भी जाता है और आपका मैसेज डार्क स्टोर्स में भी जाता है। तो ये पैक करते हैं और उन्हें प्रोवाइड करते हैं। फिर जो एल्गोरिदम है वो वहाँ उन्हें दिखाती रहती है कि आपके पास इतना टाइम लिमिट है, आपको 10 मिनट के अंदर अंदर ये पहुँचाना है। ठीक है, अब यहाँ पे ना ये नहीं देखा जाता कि वो लोकेशन कितनी दूर है, कितना ट्रैफिक होगा। अगर 10 मिनट कहाँ है तो उनकी ये टाइम लिमिट सेट कर दी जाती है कि आपको 10 मिनट में ही ये सामान डिलीवर करना है। तो अब इसके बैन की बात क्यों की जा रही है? पहला, नो डाउट ये हमारे लिए कन्वीनियंट है, प्रोड्यूसर्स के लिए कन्वीनियंट है क्योंकि उन्हें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है, उनका प्रोडक्ट हम तक जल्दी पहुंच जाता है तो हम उनसे ही ऑर्डर करेंगे क्योंकि हमें बड़ी जल्दी मिल गया। लेकिन ये प्रॉब्लमेटिक है उन डिलीवरी पर्सन्स के लिए जो एक्चुअली ये डिलीवर कर रहे हैं हम तक। तो पहला रिस्क क्या है? रोड सेफ्टी रिस्क। क्योंकि जब उन्हें ये डेडलाइन दी जाती है कि आपने 10 मिनट के अंदर अंदर ये सामान पहुंचाना है, तो कई बार वो बहुत ही फास्ट चलाते हैं, ट्रैफिक को वायलेट करते हैं ताकि उन्हें पेनल्टीज ना मिले। अब कैसी पेनल्टी? जिस ऐप से वो एसोसिएटेड होते हैं, सपोज XYZ यहाँ पे कोई भी ऐप है, अगर वो ऐप ने कह दिया कि आपने 10 मिनट में पहुंचाना है और अगर वो 10 मिनट से थोड़ा लेट हो जाते हैं तो या तो उन्हें पेनल्टी लग जाती है, फाइन लग जाता है मॉनेटरी टर्म्स में, या फिर जिस ऐप के थ्रू वो कनेक्टेड होते हैं उनकी वो ऐप पे ही कुछ टाइम का बैन लगा दिया जाता है। तो ऐसी कुछ पेनल्टीज इन्हें पे करनी पड़ती है डिलीवरी पर्सन को अगर उन्होंने 10 मिनट के अंदर अंदर ये चीज़ नहीं पहुंचाई तो। सेकेंड है, इट लीड्स टू एक्सीडेंट। अब जाहिर है कि बहुत तेज चलाएंगे और ट्रैफिक वायलेशन यहाँ पे होगी तो एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है। एक्सीडेंट्स बहुत इंक्रीज हो रहे हैं। ऑलरेडी हम देखते हैं कि इंडिया में या वर्ल्ड वाइड भी एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट डेथ का बहुत ही बड़ा कारण रहता है। एंड अनसेफ रोड बिहेवियर। तो ना सिर्फ वो अपनी जान को खतरे में डालते हैं बल्कि जो आसपास आने वाले लोग हैं, जो बाय स्टैंडर्ड्स हैं या जो बाकी लोग रोड पे जा रहे हैं, उनकी भी जान को यहाँ पे खतरा रहता है। उसके बाद अब यहाँ पे एक हेल्थ क्राइसिस भी देखी जा रही है। जो ये पैटर्न
हैं क्योंकि ये बहुत ही लंबा चलता है पैटर्न, ये कोई एक जाना तो फॉलो नहीं कर रहा, बहुत लोग फॉलो करते हैं और जो लोग इस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो जाते हैं वो हमेशा ही इससे कनेक्टेड रहते हैं। सपोज किसी ने ब्लिंकिट अब यहाँ पे चलाना शुरू कर दिया तो वो आज भी चलाएंगे, कल भी ऐसे कंटिन्यू रहेगा, मतलब वो उनकी एक तरह का जॉब बन जाती है और जब जॉब बन जाती है तो उन्हें वो काम रेगुलरली करना पड़ेगा। अब जब वो काम रेगुलरली करते हैं तो हम देखते हैं कि उनमें यहाँ पे फटीग भी देखने को मिलती है। एक तो बहुत ज्यादा उन्हें ट्रैवल करना पड़ता है, ड्राइव करनी पड़ती है, प्लस वो भी ऊपर से उन्हें एक मेंटल फटीग भी रहता है कि इतनी देर में ऑर्डर पहुंचाना है, अदरवाइज उन पे पेनल्टीज लग जाएगी, उनका जो ऐप है वो बैन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें हेल्थ क्राइसिस भी देखने को मिलती है, ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी वो अफेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पे फटीग, स्ट्रेस, बॉडी इंजरीज एंड मेंटल बर्नआउट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट ऑफन इग्नोर होता है कि हो सकता है सिर्फ फिजिकली ही उन्हें इम्पैक्ट हो रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे मेंटल बर्नआउट्स भी देखने को मिलते हैं क्योंकि एक ही काम वो कर रहे हैं, प्लस उसमें भी उन्हें स्ट्रेस काफी ज्यादा रहता है, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस रहती हैं, एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन रहती है, तो यहाँ पे हमें मेंटल बर्नआउट भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज ह्यूमन राइट एंड लेबर डिग्निटी। जब हम गिग वर्कर्स की बात करते हैं तो हम एक पॉइंट कंसीडर करना भूल जाते हैं कि वो भी इंसान है। तो यहाँ पे उन्हें डिलीवरी मशीन्स की तरह ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन्हें डिलीवरी मशीन्स की तरह ट्रीट किया जाता है, ना सिर्फ ऐप की तरफ से बल्कि कई बार कस्टमर्स भी उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। और अगर ऑर्डर लेट हो जाता है ड्यू टू सर्टेन रीजंस तो यहाँ देखा जाता है कि ऐप की तरफ से तो उन पे पेनल्टी लगती ही लगती है, साथ में उन्हें जिसके घर ये ऑर्डर पहुंचाना था उसकी तरफ से भी बहुत खराब ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो पुअर वर्किंग कंडीशंस यहाँ पे उनके पास रहती हैं, कोई टॉयलेट का एक्सेस नहीं रहता उनके पास, शेड्स और रेस्ट एरिया। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हमारे लिए कन्वीनियंट है, प्रोड्यूसर्स के लिए कन्वीनियंट है, मतलब कि कंपनीज के लिए कन्वीनियंट है क्योंकि उनका तो प्रॉफिट उन्हें मिल रहा है। लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी सारी कॉस्ट जो होती है वो डिलीवरी पर्सन्स को, वो वर्कर्स को ही बियर करनी पड़ती है, बी इट फ्यूल चार्जेस, बी इट रिपेयर, एक्सीडेंट कॉस्ट। तो ये सारी चीजें कंपनी नहीं देती बल्कि वर्कर्स को ही पे करनी पड़ती है। तो इससे क्या होता है कि ये सारे अगर खर्चे ऐड हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो अर्निंग है ये उसी में से तो खर्चे जाएंगे, तो जो उनकी अर्निंग है वो भी बहुत कम हो जाती है। एक तो ऑलरेडी वो इतना ज्यादा काम कर रहे हैं, उन्हें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, हमने देखा उनके डिग्निटी नहीं मिल पाती उन्हें इस जॉब में, फिजिकल बर्नआउट रहता है, मेंटल बर्नआउट रहता है और ऊपर से जितना वो कमा रहे हैं वो भी पूरा नहीं आता। तो इतना ज्यादा काम करके भी, वर्कलोड के बाद भी वो अच्छा अर्न नहीं कर पाते। तो अब हमने जान लिया कि प्रॉब्लम्स क्या है। हमने स्टार्टिंग से बात की कि यहाँ पे 10 मिनट डिलीवरी को बैन करने की बात की जा रही थी, किसके द्वारा, वर्कर्स के ही द्वारा। तो ऐसा क्यों था, ये रीजंस भी हमने जान लिए। लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या है? पहला है मैंडेटरी सेफ्टी विंडो। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि सारी जगह पे ये बोलते हैं कि हम 10 मिनट में पहुंचा देंगे, लेकिन जगह पे ट्रैफिक्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो इनका तो यहाँ कहना है कि आप डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, ट्रैफिक के अकॉर्डिंग टाइम लिमिट सेट कर लो। सभी जगह पे आप 10 मिनट ना गारंटी करके, कितनी दूर है वो लोकेशन और वहाँ कितना ट्रैफिक आपको मिलेगा, उस बेसिस पे यहाँ पे टाइम लिमिट्स डिसाइड हो सकती है। एंड नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड अर्निंग। इसका मतलब ये है कि ये आप ये देखो कि कितनी इन्फ्लेशन हो गई है, कितनी महंगाई हो गई है, फ्यूल के प्राइसेस कितने ज्यादा हैं, तो उस बेस पे आप उनकी अर्निंग रखो। तो हमने देखा ना कि उनकी अर्निंग वो जितना भी कमाते हैं वर्कलोड के बाद भी उन्हें कम पड़ जाता है, तो उनकी अर्निंग जो है वो डायरेक्टली लिंक होनी चाहिए यहाँ पे फ्यूल प्राइसेस से, ताकि जितना वो कमा रहे हैं उसमें से कुछ वो सेव भी कर सकें। एंड नेक्स्ट इज, अगर उन पर कभी कोई केस हो जाता है तो उसका जो मैकेनिज्म है उसकी ग्रीवियंस रिजॉल्व करने का, वो भी काफी फास्ट यहाँ पे होना चाहिए और उन्हें सोशल सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए। मतलब उन्हें एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लेके आना चाहिए। जो भी एम्प्लॉयज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहते हैं, हम देखते हैं कि वो ज्यादा एक्सप्लॉइट होते हैं, तो यहाँ पे उन्हें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लेके आना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम न्यूज की बात करें तो यहाँ पे एक नया फ्रेमवर्क लेके आया गया है, कह लीजिए एक नई स्कीम है, एक नया इनिशिएटिव है। तो पहले तो इसका नाम देखते हैं, मार्केट एक्सेस सपोर्ट इंटरवेंशन। हमें थोड़ा नाम से आइडिया लग रहा है कि किसी चीज को सपोर्ट दी जा रही है मार्केट को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे मार्केट के एक्सेस के लिए सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन किसको? तो ये आया है फॉर MSMEs।
तो ये जो इनिशिएटिव है ये MSMEs के लिए आया है अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। तो जो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है वो कब आया था? वो आया था 12 नवंबर 2025 को, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन आएगा। अब उस एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के अंडर MES मार्केट एक्सेस सपोर्ट प्रोग्राम लेके आया गया है MSMEs के लिए। लेकिन इसमें है क्या, वो हम आगे देखते हैं। पहले तो ये देखिए कि जो ये MES है ये इम्प्लीमेंट किया गया है एक सब स्कीम के अंदर। क्या सब स्कीम है? निर्यात दिशा, ठीक है। निर्यात दिशा क्या है इसके बारे में भी हम जानते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि हम ये एक नया प्रोग्राम लेके आए हैं, एक नया फ्रेमवर्क लेके आए हैं। किसके लिए? MSMEs के लिए। लेकिन ये किस मिशन के अंडर आया है? एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के अंडर आया है, जो कि 12 नवंबर 2025 को यहाँ पे आया था। और इसकी सब स्कीम क्या है? निर्यात दिशा के अंडर आया है। अब देखते हैं कि ये जो हमने निर्यात दिशा की बात की इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे निर्यात दिशा के साथ साथ एक और हमारे पास है निर्यात प्रोत्साहन एंड निर्यात दिशा। देखिए, जब भी हमें मार्केट के लिए किसी को सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है तो हम दो तरीकों से प्रोवाइड कर सकते हैं, या तो फाइनेंशियली या फिर नॉन मॉनेटरी टर्म्स में। तो जो पहला है उसमें निर्यात प्रोत्साहन, इसमें हम फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमने ट्रेड फाइनेंस। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? MSMEs की। या अगर हमने एक्सपोर्ट का किसी को बढ़ावा देना है किसी सेक्टर को, तो उसकी हम इसमें फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। ट्रेड फाइनेंसिंग में इंटरेस्ट उसका कम कर देंगे, फैक्टरिंग एक्सपोर्टर क्रेडिट कार्ड बना देंगे, कोलेटरल एड देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें की जाती है MSMEs के लिए। नाउ प्लीज नोट द कीवर्ड, जो ये है फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल एड। लेकिन जो अभी वाली स्कीम की हम बात कर रहे हैं वो इसके अंदर है, निर्यात दिशा के अंदर। इसके अंदर क्या मिलती है? नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि इसमें नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है, ठीक है। वो कैसे दी जाएगी नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट? इससे पहले एक चीज समझिए, हमने ऊपर किस मिशन की बात की? हमने बात की थी एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की। मतलब जो सेक्टर्स हैं हम उनके एक्सपोर्ट में यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, जो तो बड़े बिजनेसेस हैं, जो वेल एस्टैब्लिश सेक्टर्स हैं, वो तो अपनी एक्सपोर्ट का देख सकते हैं ना। तो जब हमने एक्सपोर्ट देखना है, ना सिर्फ हम ये देखते हैं कि हमने क्या चीज़ एक्सपोर्ट करनी है, बल्कि हम ये भी देखते हैं कि कहाँ वो एक्सपोर्ट करेंगे। हमें दूसरी मार्केट भी तो चाहिए ना जहाँ पे उस चीज़ की ज़रूरत हो। इस चीज़ में ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, इसमें पैसे भी बहुत लगते हैं देखने में, मार्केट्स को एक्सप्लोर करने में, प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग में या वहाँ तक पहुँचाने में, ठीक है। तो एक्सपोर्ट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। अब जो बिग फर्म्स हैं, जो बिग बिजनेसेस हैं, वेल एस्टैब्लिश सेक्टर्स हैं, वो तो ये कर लेते हैं। लेकिन स्मॉल बिजनेसेस का क्या? MSMEs का क्या? जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये मेनली उनकी हेल्प करने के लिए ही लाया गया है ना। इसमें अगर हम फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करें, हम नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट इन्हें प्रोवाइड करेंगे। अब वो कैसे? नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट में क्या हो सकता है? पहला, देखिए मैंने आपको बताया ना कि एक्सपोर्ट में मेन दिक्कत क्या आती है, हमें एवेन्यूज देखने होते हैं कि कहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किस जगह तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पे पहला है बायर सेलर मीट्स ऑर्गेनाइज की जाएंगी। मतलब जो MSMEs हैं उन्हें उनके बायर्स कौन हो सकते हैं, वो जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो कहाँ पे बेचे, तो ऐसी मीट्स यहाँ पे रखी जाएंगी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स यहाँ पे होंगे, ठीक है। उनकी पार्टिसिपेशन यहाँ पे बढ़ाई जाएगी, एग्जीबिशंस लगाई जाएंगी, ठीक है। ट्रेड डेलीगेशंस को प्रायोरिटी दी जाएगी, मतलब हम अपना कोई डेलीगेट वहाँ पे भेजेंगे बातचीत के लिए, ठीक है, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स के लिए। तो जो एमर्जिंग मार्केट्स हैं वहाँ पे डेलीगेशंस भेजी जाएंगी। तो इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा MSME जो सेक्टर है या वो जो भी चीज़ बना रहे हैं वो कहाँ पे बेच सकते हैं, कहाँ पे एक्यूरेट डिमांड है, कौन सी मार्केट उनके लिए सूटेबल रहेगी। तो ये सारा मतलब हम उन्हें मार्केट का एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे रहे, हम उन्हें नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं, वो भी हम उसमें उन्हें मार्केट का एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दिस इज अबाउट MES मार्केट एक्सेस स्कीम। तो यहाँ पे हमारे लिए नेक्स्ट न्यूज़ है रिगार्डिंग अ मेडिसिन नेम्ड निमेसुलाइड। तो इसमें पहले तो ये मेडिसिन यूज़ किसके लिए होती है, ये यूज़ की जाती है फॉर पेन रिलीफ, फीवर, ठीक है। लेकिन अभी क्या देखा गया कि जो इसकी ज़्यादा डोजेज लेने के कारण लीवर डैमेज हो सकती है। तो अब इसके जो 100 mg यूज़ है उस पर बैन लगा दिया गया है। नाउ प्लीज़ नोट, इस मेडिसिन के यूज़ को बैन नहीं किया गया है कम्प्लीटली, यहाँ पे सिर्फ ये कहा जा रहा है कि इसे 100 mg से ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये मेडिसिन क्या काम करती है ये हमने देख लिया।
अब क्यों इसके 100 mg से ज़्यादा के यूज़ को बैन किया जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये लीवर डैमेज कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है इसके मैन्युफैक्चरिंग को। अब ध्यान दीजिए, सिर्फ कंजम्पशन ही नहीं कि मैन्युफैक्चर ही नहीं होगी, ना ही तो इसकी सेल की जाएगी, ना ही डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी, ठीक है। तो ऑरल फॉर्मूला में ये दी जाती थी, लेकिन अब इसमें कह दिया गया है कि ना ही तो 100 mg से ज़्यादा ये मैन्युफैक्चर होगी, सेल होगी, और ना ही डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो ऐसा इसीलिए है ताकि हम इसके रूट कॉज को ही यहाँ पे ख़त्म कर सकें, जहाँ से ये मैन्युफैक्चर की जाती है। अगर वहाँ से ही 100 mg की बन के नहीं आएगी तो लोग भी इसे ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे। और जो इसका ये बैन है ये इमीडिएटली यहाँ पे एनफोर्स कर दिया गया है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड ही हम कुछ लीगल बेसिस देखते हैं कि किस प्रोविजन के अंदर इन्हें यहाँ पे बैन किया गया है। तो यहाँ से हम सेक्शन एक्ट पहले याद करते हैं। एक्ट कौन सा है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का। और किस सेक्शन के अंडर इसे प्रोहिबिट किया गया है? सेक्शन नंबर 26A। तो इस प्रोविजन से क्या होगा कि अब सेंटर ने इसे बैन कर दिया है तो कोई भी ह्यूमन इसे कंज्यूम नहीं कर सकते, और ये जो ह्यूमन हेल्थ के लिए रिस्क था लीवर डैमेज का, अब उसे भी अवॉइड किया जा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि ऐसे जो ये बैन कर दिया जाता है तो इसमें डिसीजन कौन लेता है? पहले तो जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसके द्वारा रिकमेंड किया जाता है कि ये मेडिसिन का इतना यूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो ये बोर्ड है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, इसे कंसल्ट किया जाता है। एंड फाइनली यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो है फिर कंक्लूजन दे देती है, फिर अपना फाइनल डिसीजन बता देती है, ठीक है। तो क्या ऐसा इंडिया में पहली बार हो रहा है? नहीं, इंडिया में ऐसा पहली बार तो ये जिक्र में नहीं आया है। 2011 में भी ये देखा गया था कि इसे बैन किया गया था पेडियाट्रिक यूज़ के लिए। ना व्हाट इज़ पेडियाट्रिक यूज़? और पेडियाट्रिक इज़ रिलेटेड टू चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन की मेडिसिन होती है या उनका इलाज होता है, तो ये वर्ड उसे दर्शाता है, ठीक है। तो 2011 में इन्हें बच्चों के लिए बैन कर दिया गया था। तो बाकी कंट्रीज़ में इसका क्या स्टेटस है कि कुछ कंट्रीज़ तो ऐसी ही हैं जहाँ पे ये मेडिसिन कभी अप्रूव ही नहीं हुई। तो यहाँ से हम याद रखेंगे कि कौन सी मेडिसिन है, कितना उसका यूज़ अब किया गया है, स्पेसिफाई क्या कारण था, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि डिसीज रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पहले तो आप नाम याद रख लो, किसे ये डैमेज करती है, और ये हम सेक्शन का नाम याद रखेंगे, किसने रिकमेंड किया, किससे कंसल्ट किया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट फोटो ज़रा हम देख सकते हैं, थोड़ा गेस कीजिए फोटो कब की होगी। थोड़ा अगर हम देखें तो ये फोटो है इंडिगो क्राइसिस की। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी। पहले तो लोगों को ये कहा जा रहा था कि आपकी फ़्लाइट आ जाएगी, लेकिन फिर कुछ देर बाद उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि उनकी फ़्लाइट ही कैंसिल हो गई है। तो ऐसा इसीलिए हो रहा था बिकॉज DGCA के नए रूल्स आए थे। इसके बाद की फ्लाइंग कितने देर के लिए वो करेंगे, वो रूल्स अमेंड कर दिए गए थे, ठीक है। तो उसके बाद कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था कि यहाँ पे थोड़ी सप्लाई शॉर्टेज हो रही है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे ना, चलिए जो एयरलाइन की क्राइसिस थी वो थी, लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही थी कस्टमर्स को। तो यहाँ पे हमने देखा कि कस्टमर्स काफ़ी वायलेंटली रिएक्ट कर रहे थे, जिन्हें कहा जा रहा था कि आपकी एयरलाइन, आपकी जो फ़्लाइट है वो आ जाएगी, 18 घंटे लेट थी, 20 घंटे लेट थी, वो कहा जा रहा था कि आ जाएगी। तो लोग एयरपोर्ट पे ही सो रहे थे, पर बाद में वो फ़्लाइट नहीं आती थी। तो यहाँ कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कस्टमर्स को प्रॉब्लम देखनी पड़ी। अब इसके लिए या ओवरऑल जनरली भी यहाँ पे एक इनिशिएटिव आया है MOCA, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, पैसेंजर असिस्टेंस कंट्रोल रूम। अब थोड़ा नाम से क्लियर हो रहा है, कंट्रोल रूम होगा, ठीक है, और यहाँ से पैसेंजर को असिस्टेंट दी जाएगी। किस रिलेटेड? देखिए, जो पैसेंजर्स की यहाँ पे दिक्कतें होंगी, ग्रीवेंसेस होंगी या प्रॉब्लम्स होंगी या उन्हें कुछ जानना होगा, तो ये सेंटर से उन्हें रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। नाउ ऐसे रियल टाइम इंफॉर्मेशन, तो क्या ऐसा पहली बार हो रहा है? हाँ, अगर हम रियल टाइम की 24/7 की बात करें तो ऐसा पहली बार हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये बहुत ही, देखो, अगर हम कहें कि इट्स वन ऑफ अ काइंड, इसलिए हम कह सकते हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है क्योंकि ऐसा 24/7 रियल टाइम असिस्टेंस, ठीक है। प्लस यहाँ पे जो सारी एयरलाइंस हैं उसके जो भी हेड होंगे, जो भी मैनेजर होंगे, जिन्हें वो असाइन किया जाएगा, तो वो भी यहाँ पे बैठेंगे, ठीक है। एक तो ये 24/7 होगा, फास्टर होगा, ग्रीवेंसेस को एड्रेस करेगा, रियल टाइम रहेगा ना, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले भी तो हमने नाम सुना है ना, एयर सेवा का। एक एयर सेवा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। तो फिर क्या फ़र्क हुआ इस वाले कंट्रोल रूम में और एयर सेवा में? देखिए, जो एयर सेवा था वो 2016 में आया था। अब वो ऑनलाइन ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम था।
मतलब आप लोग अपनी कंप्लेन यहाँ पे बता दो और बाद में उसका रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन जो अभी हम बात कर रहे हैं पैसेंजर कंट्रोल रूम की, उसमें क्या है, एक तो वो रियल टाइम होगी, मतलब आप उनसे तभी बात कर सकते हो, जैसे हम व्हाट्सएप पे रियल टाइम बात कर सकते हैं ना, कि हम कुछ कह रहे हैं, सामने वाला कुछ कह रहा है, ठीक है। ईमेल पे हम इतनी रियल टाइम बात नहीं करते। तो ये क्या था, ये ऑनलाइन था, बट इसमें कई बार डिले हो जाते थे बातचीत करने में, वहाँ से रिस्पॉन्स आने में। लेकिन जो अभी वाला पैसेंजर कंट्रोल रूम है, इसमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन रहेगी, प्लस ये 24/7 चलेगा, और इसमें सारी एयरलाइन के जो हेड होंगे या जो भी चीफ को वो भेजेंगे, वो यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, ताकि जो भी दिक्कतें आ रही हैं कस्टमर्स की, तो वो सर्टेन एयरलाइन के साथ डिस्कस और उसका सोल्यूशन कुछ निकाला जा सके। नाउ आवर नेक्स्ट न्यूज़, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नाम देखते हैं, जल सेवा आंकलन। आंकलन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को इवैल्यूएट करना, किसी चीज़ को असेस करना। तो यहाँ पे जैसे हमें नाम से क्लियर हो रहा है, इवैल्यूएट किया जाएगा, असेस किया जाएगा ड्रिंकिंग वाटर को। लेकिन ऐसी तो हमारे पास स्कीम है, लेकिन इसमें कुछ अलग है। पहली बात तो जल सेवा आंकलन, ये विलेज लेवल पर होगी, ठीक है, और इसमें सिटीजन्स खुद बता सकेंगे, सिटीजन लेड डिजिटल असेसमेंट टू चेक हाउ वे रूरल ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज आर। नाउ प्लीज़ नोट, हम देखते हैं कि गाँव में या जहाँ पे भी पानी पहुँचाना है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया जाता है, वहाँ पे जो सर्टेन चीज़ें चाहिए पानी पहुंचाने के लिए वो लगा दी जाती हैं, ठीक है। कह रहे हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया है, बट क्या वो एक्चुअली काम कर रहा है, क्या लोगों के पास पानी पहुंच रहा है? तो ये सारी चीज़ें यहाँ से इस आंकलन के थ्रू, इस असेसमेंट टूल के थ्रू देखी जाएंगी, और यहाँ पे लोग खुद ही फोटोज़ वगैरह अपलोड कर सकते हैं, या अपनी जो भी उन्हें प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ प्लीज़ नोट, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम लगा देते हैं, पर क्या वो जो जल सेवा के लिए इनिशिएटिव है वो एक्चुअली काम कर रहा है या नहीं, तो ये चीज़ उसे मॉनिटर करेगी। अब देख लेते हैं इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है। तो इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। अब जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो रिलेटेड है एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस से। तो पहले देख लेते हैं कि एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस कहाँ रही। न्यू दिल्ली में 26 to 28 दिसंबर की ऑर्गेनाइजर कौन है, NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। अच्छा, जब हम टेररिज्म की बात करते हैं, इस कॉन्फ्रेंस की हमें क्या ज़रूरत थी? जी बिल्कुल, क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि थोड़ा टेररिज्म के डायनामिक्स भी चेंज हो रहे हैं, जिस तरह से टेररिज्म को ऑपरेट करने के डायनामिक्स यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, और हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो जब ऐसे थोड़ा पैटर्न चेंज होता है, तो हमें उस अकॉर्डिंग अपने सोल्यूशंस में या अपनी अप्रोच में भी बदलाव लाना पड़ता है। अब हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जैसे रेड फोर्ट के बाहर जो ब्लास्ट हुआ था, कार ब्लास्ट, उसमें हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो लोग इन्वॉल्व थे वो प्रोफेशनल्स थे, ठीक है, वो डॉक्टर्स थे, दे वर कमिंग फ्रॉम अ वेरी गुड बैकग्राउंड, सोसाइटी में उनका नाम था, ठीक है। तो इस पहले तो इस जो ये पैटर्न चेंज हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं वाइट कॉलर टेररिज्म। तो ये हमारे लिए चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई है। एक तो अगर आप मेंस का भी यहाँ पे आपको आंसर आ सकता है कि हाउ द डायनामिक्स हैज़ चेंज और वाइट कॉलर टेररिज्म क्या है, ठीक है, तो हम एक्सप्लेन कर पाएंगे यहाँ से। तो ये चीज़ हुई, पैटर्न चेंज हो रहा है, वाइट कॉलर टेररिज्म यहाँ पे बढ़ रही है, प्रोफेशनल्स हो रहे हैं। अब प्रोफेशनल्स को टैकल करना मुश्किल है, क्योंकि जो पहले पैटर्न रहता था उसे हम रिकॉग्नाइज करना सीख गए थे, या उसके लिए मेजर्स ऑलरेडी इन प्ले थे। तो इस कॉन्फ्रेंस में यही चीज़ यहाँ पे डिस्कस की गई कि अब जो इन्वेस्टिगेशन है वो कैसे हुआ करेगी, AI को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाएगा नेशनल डेटाबेस में, और वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे एक और चीज़ आई है विच इज़ लॉस्ट, लूटेड एंड रिकवर्ड वेपन डेटाबेस। तो यहाँ पे पहले तो ये देखिए, फर्स्ट एवर नेशनल डेटाबेस। तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो वेपन्स यहाँ पे गुम हो जाते हैं उनका एक डेटाबेस रखा जाएगा। गुम हो जाते हैं या रिकवर किए जाते हैं, ठीक है, तो उनका डेटाबेस रखना ज़रूरी है। क्यों? ताकि हम सोर्स तक पहुँच सकें, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि सर्टेन अटैक्स में सर्टेन वेपन्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका अगर हमारे पास एक डेटाबेस रहेगा तो हमें चेन को क्रैक करना बहुत इजी हो जाएगा। जैसे हमने रेड फोर्ट केस में ही देखा कि यहाँ से हम पोस्टर्स लगाए गए थे, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहाँ पोस्टर से हम एक डॉक्टर तक पहुँचते हैं कि ये उस डॉक्टर ने लगाया है, उन्हें अरेस्ट किया जाता है, उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है, तो एक और आगे पहुँचते हैं।
तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ऐसे चेन हमें आगे आगे मिलती रहती है। तो अगर यहाँ पे डेटाबेस हमारे पास होगा, हमारे पास एक रिकॉर्ड पड़ा होगा, हमारे पास कुछ प्रूफ्स ऑलरेडी होंगे, तो इन्वेस्टिगेट करना और ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। और अगर जो ये रिकॉर्ड होगा, इसके कारण हम जो मिसयूज़ है वेपन्स का वो भी रोक पाएंगे। तो कई बार जो आर्मी के वेपन्स होते हैं कहीं गिर जाते हैं या मिसप्लेस हो जाते हैं या चोरी कर लिए जाते हैं, तो उसका यहाँ पे डेटाबेस रखा जाएगा। द लॉस्ट लूटेड एंड रिकवर्ड वेपन डेटाबेस इज अ नेशनल लेवल डिजिटल डेटाबेस क्रिएटेड टू ट्रैक गवर्नमेंट वेपन्स दैट आर लॉस्ट, स्टोलन और लेटर रिकवर्ड सो दैट दे कैन नॉट बी मिसयूज्ड बाय टेररिस्ट और ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। तो पहली हमारी स्टेट न्यूज़ के अंदर है, तो यहाँ पे जीआई टैग मिला है नरसापुरम लेस क्राफ्ट को। अब ये क्राफ्ट कैसा है, ये क्रॉशेट की टाइप है, ठीक है। तो ये क्रोशे से किया जाता है और किसे मिला है ये जीआई टैग, आंध्र प्रदेश को मिला है। और इसकी खासियत क्या है कि ये 1844 से चल रहा है ये क्राफ्ट, ठीक है। 1844 से ये क्राफ्ट चल रहा है और यूरोपियन मिशनरीज के द्वारा इसे प्रमोट भी किया जाता था, ठीक है। तो अगर हम हिस्ट्री में इसकी रेलेवेंस देखें तो ये 1844 से चल रहा है और यूरोपियन मिशनरीज के द्वारा यहाँ पे विमेन को ट्रेन किया जाता है कि वो ये क्राफ्ट कर पाएँ। और जब फेमाइन आई थी तब भी ये क्राफ्ट सर्वाइव कर पाता है, डिप्रेशन के दौरान भी, और सोशल चेंजेस, क्योंकि हम देखते हैं कि ब्रिटिश एरा से जैसे जैसे हम इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ते हैं तो काफ़ी सेक्टर्स जो काफ़ी डोमेन्स थे वो अफेक्टेड होते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट स्पेशली बहुत अफेक्टेड होता है, लेकिन जो ये क्राफ्ट है नरसापुरम लेस क्राफ्ट ये सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। और अब इसे ग्लोबली फिर इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है हैंडमेड टेक्सटाइल आर्ट के रूप में, ठीक है। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ये लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है 2000 ऑफ विमेन। इकोनॉमिक भी इससे हमारी पार्टिसिपेशन, अगर विमेन की पार्टिसिपेशन होगी इकोनॉमी में तो जो हमारी इकोनॉमिक हेल्थ है वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी, ठीक है। और इसके साथ साथ ये हैंडीक्राफ्ट जो एक्सपोर्ट्स हैं उन्हें प्रमोट यहाँ पे किया जाता है, कल्चरल आइडेंटिटी को प्रमोशन मिलता है, ठीक है। सो दिस इज आवर न्यूज़ रिलेटेड टू जीआई टैग। नेक्स्ट यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। हम अक्सर बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, ह्यूमन राइट्स की, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की। तो यहाँ पे एक बी को राइट मिले हैं, वो भी लीगल राइट। पहले इस बी के बारे में जान लेते हैं, फिर देखते हैं कि लीगल राइट्स क्यों दिए गए। पहले तो ये कौन सा बी है, अमेजोनियन स्टिंगलेस बी, ठीक है। स्टिंगलेस मतलब इसमें वो डंक नहीं होता है और इसे लीगल राइट्स मिले हैं। कहाँ पे है ये, पेरू में। यहाँ पे एक लैंडमार्क ऑर्डिनेंस पास किया जाता है जिसके बाद लीगल राइट मिल जाते हैं अमेजोनियन स्टिंगलेस बी को, मेकिंग देम द फर्स्ट इंसेक्ट ग्लोबली टू रिसीव सच। तो ऐसा ये पहला इंसेक्ट बन गया है ग्लोबली जिसे लीगल राइट्स मिले हैं या जिसे ऐसी रिकॉग्निशन यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, पहली चीज ये वर्क करते हैं एज अ की पॉलिनेटर। हमें पता है कि पॉलिनेशन का प्रोसेस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर पॉलिनेशन नहीं होगी तो ग्रोथ रुक जाएगी। तो जो ये बीज हैं ये पॉलिनेटर का काम करते हैं और बहुत ही इनका मेजर रोल अमेजोनियन फॉरेस्ट में रहता है पॉलिनेशन। तो काफ़ी ये पुरानी स्पीशीज हैं, 80 मिलियन ईयर्स पुरानी है, ठीक है। तो यहाँ से बस हम इनका नाम याद रखेंगे, लोकेशन। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, एक तो ये पॉलिनेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं। दे आर द प्राइमरी रेन फॉरेस्ट पॉलिनेटर्स, पॉलिनेट्स ओवर 80% ऑफ द अमेजोनियन फ्लोरा। तो 80% से ज़्यादा जो वहाँ का फ्लोरा है, जो वहाँ के प्लांट्स हैं, ये उसकी पॉलिनेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और ना सिर्फ पॉलिनेशन में बल्कि इसका जो वहाँ के लोग हैं वो कल्चरली भी इसे काफ़ी सिग्निफिकेंट मानते हैं। मेडिसिनली भी इसका यूज़ किया जाता है, स्पिरिचुअली भी ये रिलेटेड है, ठीक है, इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ के साथ। तो ये कुछ कम्युनिटीज़ के नाम हैं जो इस बी को स्पिरिचुअली मानते हैं, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो इसका हनी है उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ हैं और नॉर्मल हनी से थोड़ा ज़्यादा वो वाटरी रहता है। और जब इसे लीगल राइट्स मिल गए हैं तो अब इससे क्या होगा, राइट टू एग्जिस्ट एंड मेंटेन हेल्दी पॉपुलेशन। इससे जो है कि अब इनकी जो पॉपुलेशन है उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी। तो अब इसके बारे में हमने कवर कर लिया, तो यहाँ से आप ये पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है। और ये पहला बी है जिसे लीगल राइट्स दिए गए हैं पूरी दुनिया में। तो यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2025। तो ये अवार्ड मिला है सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो न्यूज़ में काफ़ी रहा कि कॉपर के प्राइसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, कॉपर का प्राइस सर्ज हो रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो कॉपर है उसकी सप्लाई कहीं ना कहीं लिमिटेड हो गई है। एक तो जो उसका एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है उसमें काफ़ी टाइम लगता है, रीजनरेट होने में भी कॉपर को काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ से इस कारण से जो इसकी सप्लाई है वो कम हो रही है।
जो कॉपर की सप्लाई है वो कम हो रही है, ठीक है। लेकिन कॉपर की डिमांड तो बरकरार है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कॉपर हमारे काफ़ी यूज़ में आ रहा है, और जैसे हम बात करते हैं ये ज़माना है ईवीज़ का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी कॉपर का काफ़ी मेजर पार्ट यहाँ पे चाहिए होता है, बैटरीज में या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाने में, और जो भी हम नॉर्मली वायरिंग्स भी करते हैं कॉपर की वायर, उसमें भी इसकी ज़रूरत होती है, एंड और भी काफ़ी चीज़ों में इसकी ज़रूरत रहती है। तो हम देखते हैं कि जो इसकी डिमांड है कॉपर की वो तो बढ़ रही है, सप्लाई कम है लेकिन डिमांड बढ़ रही है। तो इस सिनारियो में क्या होता है कि जो प्राइस है वो भी यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। तो कॉपर के कहीं ना कहीं ज़्यादा जाने का के प्राइस ज़्यादा होने का ये कारण रहा। तो हमारे लिए कॉपर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इसीलिए जानना उसके बारे में। तो रीज़न हमने देख लिया है, एक बार आप कॉपर का बेसिक भी रीड कर लेना। नेक्स्ट, अब इंडिया में यहाँ पे चलाया जा रहा है मलेरिया एलिमिनेशन प्रोग्राम, ठीक है। हमारा टारगेट है कि 2027 तक कोई केस नहीं आएगा मलेरिया का, साथ में ही 2030 तक हम मलेरिया को बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये एक नई स्पीशीज यहाँ पे हमें मस्किटोज की दिख रही है, इनका नाम एनोफिलस स्टेफहेंसी। पहले तो इसलिए ये न्यूज़ में आ रहे हैं, ये है अर्बन मलेरिया थ्रेट का कारण। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो ये मस्किटो है ज़्यादा अर्बन एरिया में ही हमें देखने को मिल रहे हैं, और वो भी बहुत ही लार्ज नंबर में। तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। अच्छा, जो मैंने इंडिया का जिक्र किया वो इसीलिए क्योंकि हमारा एक एलिमिनेशन प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है और हम अपने टारगेट को बहुत ही जल्द मीट कर सकते हैं। लेकिन जो ये नया थ्रेट आ गया है, कहीं ना कहीं ये कारण बन सकता है कि हमें अपनी पॉलिसीज़ को यहाँ पे बदलना पड़े, या इस थ्रेट को हम कैसे टैकल करेंगे वो हमें देखना पड़ेगा। ये है क्या? Anopheles stephensi, a malaria transmitting mosquito species classified as a global invasive vector also immune to insecticides, very important। अब जो insecticides इन पे काम नहीं करती, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज यहाँ पे बन गया है, ठीक है। तो ये आए कहाँ से हैं? ये है नेटिव टू साउथ एशिया एंड अराबियन पेनिनसुला। नाउ नेटिव टू साउथ एशिया मतलब ये साउथ एशिया के रहने वाले हैं। ऐसी जो स्पीशीज़ की जब हम बात करते हैं तो हम ऐसे काफ़ी टर्म्स यूज़ करते हैं, नेटिव, एंडेमिक। तो ये सारी टर्म्स आपको इन्वायरमेंट की बेसिक पता होनी चाहिए, ठीक है, कि इनमें क्या डिफरेंस है। रिसेंटली डिटेक्टेड इन मल्टीपल अफ्रीकन कंट्रीज़, तो काफ़ी अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये देखने को मिला है, ठीक है। तो ये क्योंकि ये अर्बन थ्रेट है और काफ़ी फास्ट है, ग्रो कर रहा है, तो ये भी हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है। अब ज़रा ना हम इनके नाम आप देख लीजिए और लिख भी लीजिए, क्योंकि कई बार ना हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है, वो हमें नाम दे देते हैं स्पीशीज़ का और हमें गेस करना होता है कि ये किस तरह की स्पीशीज़ है, क्या ये स्नेक है, बर्ड है, मस्कीटो है। तो ये हम ज़रा नाम याद रख लेंगे ताकि हमें थोड़ा गेस करना ईजी हो सके। ओके, सो आवर नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग टू 140th फाउंडेशन डे ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। नाउ जब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं तो ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है। INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके 140th फाउंडेशन डे यहाँ पे आ गया। तो डेट कौन सी है? डेट इसकी है 28 दिसंबर 2025। तो अगर हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो और क्या डिटेल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? एक तो हमने डेट देख ली, दूसरा ये INC की फाउंडेशन स्टोन कहाँ पे ले किया गया था, मतलब कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी। तो अगर हम फर्स्ट इसके सेशन की बात करें तो फर्स्ट सेशन पुणे में हुआ था या बॉम्बे में? इसका फर्स्ट सेशन पुणे में होना था, लेकिन एपिडेमिक के कारण जो सेंटर था वो चेंज करके बॉम्बे रख दिया गया था। तो बॉम्बे में कहाँ हुआ था? बॉम्बे में एक कॉलेज है यहाँ पे, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक है। और इसके फाउंडर कोई इंडियन नहीं थे, A.O. ह्यूम रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, तो वो इसके फाउंडर बनते हैं और जनरल सेक्रेटरी भी। तो और जो इसके प्रेसिडेंट होते हैं वो बनते हैं WC बनर्जी, ठीक है। तो INC से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें याद रखनी होगी। और इसके रिलेटेड फिर हम देखते हैं कि जो INC का पहला फेज़ है वो मॉडरेट फेज़ चलता है, देन एक्सट्रीमिस्ट फेज़ चलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो जो इसके रिलेटेड स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिलेटेड वो हम देख के रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे संथली लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया गया। तो यहाँ से हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जो ये लैंग्वेज है इसकी स्क्रिप्ट का नाम क्या है। इसकी स्क्रिप्ट है ऑल चिकी स्क्रिप्ट। नाउ हमें पता है कि एक तो लैंग्वेज होती है, ठीक है,
हर एक लैंग्वेज की कोई ना कोई स्क्रिप्ट होती है। नाउ प्लीज डू नॉट कंफ्यूज लैंग्वेज विद द स्क्रिप्ट। अब लैंग्वेज क्या होता है, जैसे हम कहें इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज की स्क्रिप्ट कौन सी है, रोमन। पंजाबी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट कौन सी है, गुरमुखी। हिंदी लैंग्वेज की देवनागरी, ठीक है। तो ऐसे ही लैंग्वेजेस की स्क्रिप्ट होती है, तो यहाँ से आप इस लैंग्वेज की स्क्रिप्ट को ज़रा ध्यान में रख लीजिए। और इसके रिलेटेड न्यूज़ क्या है कि यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया संथली लैंग्वेज डे, जिसके कि और 100 ईयर्स पूरे हो गए हैं ओल्ड सिक्की स्क्रिप्ट के। और ये कब क्रिएट की गई थी, 1925 में, ठीक है। तो ये लैंग्वेज है संथल ट्राइबल कम्युनिटी की। नेक्स्ट हमारे लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ध्रुव NG यानी न्यू जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर्स। ना यहाँ पे ना हमें ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये डिफेंस रिलेटेड है, क्या ये वॉरफेयर रिलेटेड है, तो नहीं। जो ध्रुव है वो सिविल हेलीकॉप्टर है। अब सिविल हेलीकॉप्टर का मतलब क्या होता है, अगर हमें कोई VIP है, उन्हें ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देनी है या एम्बुलेंस की तरह हमें काम करना है किसी हेलीकॉप्टर ने, तो ये सिविल हेलीकॉप्टर का यहाँ पे काम रहता है, ठीक है। तो हम ज़रा इनके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहले तो इसे यहाँ पे जो इसकी फर्स्ट फ्लाइट थी कंडक्ट की गई, ठीक है, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा। कहाँ पे, बेंगलुरु में कंडक्ट की गई। और इसमें ट्विन इंजन होगा। हम इसके रोल्स देख लेते हैं। VIP ट्रांसपोर्ट के लिए काम आएगा ये, एयर एम्बुलेंस, टूरिज्म, ऑफशोर ऑपरेशंस, यहाँ से कहीं और हमें कुछ पहुँचाना है तो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिजास्टर रिलीफ में ये हमारी हेल्प करेगा। अगर फ्लड्स आ जाते हैं तो हमें घरों तक राशन पहुँचाना है, सामान पहुँचाना है, तो उसमें भी ये हेल्प करेगा। और इसके यहाँ पे कैपेसिटी देखी गई है कि 14 लोग इसमें बैठ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ध्रुव न्यू जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर्स। तो हम ध्यान रखेंगे कि सिविल हेलीकॉप्टर्स है, डिफेंस से रिलेटेड नहीं है। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज, तो ये है INSV कौंडिन्या, इंडियन नेवल सेलिंग वेसल। अब इसकी खासियत क्या है, तो पहले तो देखते हैं कि इनका नाम कौंडिन्या क्यों पड़ा। तो कौंडिन्या नाम इसका रखा गया है एंशिएंट टाइम के एक सेलर के नाम पे, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पे अपनी जर्नी कंप्लीट की थी और काफ़ी उनकी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। लेकिन यहाँ पे जो अभी शिप की हम बात कर रहे हैं, इस शिप ने कहाँ से कहाँ तक जर्नी कंप्लीट की, पोरबंदर मतलब गुजरात से लेके मस्कट तक। और ये जगह कहाँ पे है, ये ओमान में जगह है, ठीक है। और इस शिप की खासियत क्या है, आप ये देख पा रहे हो, यहाँ पे एक पेंटिंग है। तो जो ये शिप है इस पेंटिंग से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है। और क्या खासियत है इसकी, आपको पता है इस शिप में कोई इंजन नहीं है, ना ही तो इस शिप में कोई आयरन नेल यूज़ की गई, ठीक है। तो फिर इसे बनाया कैसे गया, पहली बात तो इसमें कोई इंजन नहीं है। तो जो ये हम देख रहे हैं ये विंड शील्ड्स की तरह होती है कि विंड के साथ साथ ही ये शिप चलेगी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट उसे करेंगी। साथ में जो अगर इंजन नहीं है और जो ये इसकी बॉडी बनाई गई है, ये किससे बनाई गई है, ये बनाई गई है वुड प्लैंक्स से। अच्छा, आपको पता है ये हैंड स्टिच्ड शिप है, मतलब इसे हाथों से बिल्कुल स्टिच करके बनाया गया है। तो हैंड स्टिच्ड प्लैंक शिप क्या होता है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया का पहला हैंड स्टिच्ड शिप या वो किससे इंस्पायर है, तो हमने देखा अजंता के पेंटिंग से, ठीक है। तो यहाँ पे ये शिप जो इसकी बिल्डिंग की गई है, कैसे की गई है, वुडन प्लैंक से, मतलब जो लकड़ियों के प्लैंक्स होते हैं उससे। फिर उन प्लैंक्स को आपस में सिलाई उसकी की गई, ठीक है, जोड़ा गया। कैसे जोड़ा गया, यूजिंग रोप। और आपको पता है यहाँ पे कोकोनट से बनी रोप्स यूज हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी आयरन नेल नहीं यूज हुआ। अब ऐसा क्यों, हमने देखा कि पेंटिंग में हमें ऐसा शिप देखने को मिलता है। अब जब हम एंशिएंट टाइम्स की बात करते हैं तो उन लोगों के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंजन्स नहीं थे, तो पुराने टाइम में कुछ इस तरह से शिप्स बनाए जाते थे जैसे हमने बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रोप्स थी और यहाँ पे नेचुरल रेजिन भी यूज की गई है। अब रेजिन क्यों यूज की गई है, ताकि उसे गम की तरह यूज किया जा सके, ताकि जो गम होगी ना वो पानी में भी ना पिघले। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे रेजिन का यूज किया गया है। सो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस शिप का, एक तो एंशिएंट जो इंडिया की जो एंशिएंट मैरीटाइम हेरिटेज है इससे रिफ्लेक्ट होती है। इंडिया का जो ये सफ़र है समुद्री यात्रा का, ये आज का नहीं है, ये एंशिएंट टाइम से ही चला आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये शिप को बना के हमने अपनी एंशिएंट यहाँ पे हेरिटेज को भी रिस्पेक्ट की है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इस बुक की, महामान्य वंग में। तो इसमें कलेक्टेड वर्क रहेगा मदन मोहन मालवीय जी का, ठीक है। तो मदन मोहन मालवीय जी की अगर हम बात करें तो ये इंडिया के नेशनल लीडर रहे
हैं, एजुकेशनिस्ट रहे हैं और सोशल रिफॉर्मर भी रहे हैं। और इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन भी की थी, उसके ये फाउंडर हैं। ठीक है, तो जो ये बुक है इसकी यहाँ पे सेकंड सीरीज आ रही है, सेकंड एंड फाइनल सीरीज। ठीक है, जिसे रिलीज किया गया है वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये बुक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है और किन के लिए है ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से हम मदन मोहन मालवीय जी के बारे में अगर देखें तो इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद प्रयागराज में। इनका टाइटल, इन्हें प्यार से कहा जाता है महामान्य, और फाउंडर हैं ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। ठीक है, फ्रीडम फाइटर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं एंड पार्लियामेंट में भी इनका रोल रहा है। ठीक है, इन्हें फिर भारत रत्न भी अवार्ड किया गया 2015 में। नेक्स्ट, अगर हम एक अवार्ड की बात करें तो ये है डेम्स हुड अवार्ड, और ये दिया किसे गया है, मीरा सयाल को। तो ये ना ब्रिटिश का अवार्ड है, और जिसे ये अवार्ड दिया जाता है ना उनके नाम के आगे फिर डेम लग जाता है। तो मीरा सयाल वाज अवार्डेड डेम हुड इन किंग चार्ल्स अवार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मीरा सयाल को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो जो ये अवार्ड है ये क्यों दिया जाता है, इट इज़ अ हाई रैंकिंग सिविलियन ऑनर अवॉर्डेड बाय ब्रिटिश मोनार्क, और फीमेल रिसिपिएंट्स आर फॉर्मली एंटाइटल्ड टू यूज डेम बिफोर देयर नेम। ठीक है, तो ये कुछ इस कैटेगरीज में दिया जाता है और हम नाम याद रखेंगे, ये मीरा सयाल को ये अवार्ड दिया गया। तो चलिए, दिस वॉज ऑल द न्यूज़ वी हैव। थैंक यू सो मच।